हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 11th क्लास का एंट्रेंस है एमयू में भी और जामिया में भी, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और ये वीडियो आज हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकें। इसीलिए आज हम सबसे पहले जो सेक्शन है हमारा डिस्कशन जो टॉपिक है उससे पहले हम आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि जो चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एमयू में और जामिया में वो कैसे कैसे है। अगर हम बात करें एमयू की, तो एमयू में आपके दोनों क्लासेस से आता है, क्लास 9th से भी आता है और क्लास 10th से भी आता है। ये आपका जो चार्ट गिवन है आपको, ये हर सब्जेक्ट का आपका 9th में कितने क्वेश्चंस आते हैं और 10th में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर आज बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्लास 9th से टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और क्लास 10th से टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं। तो कितना टोटल क्वेश्चंस आया बायोलॉजी से? टोटल 16 क्वेश्चंस हमें बायोलॉजी से करने को मिलते हैं। सेम अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया में 9th क्लास से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास उनका मेन फोकस रहता है। और बायोलॉजी में टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एमयू का जो पेपर है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे मार्क्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसीलिए एमयू का जो पेपर है उसमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें क्वेश्चंस पे वही क्वेश्चन टिक करना है जिस पे हम 100% श्योर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कभी कभी आपको पीछे भी ले जाता है। नेक्स्ट जामिया की अगर हम बात करें तो जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि आपको बहुत आसानी होगी इसमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, दोनों ही जो पेपर हैं आपके 2 आवर्स इनका टाइम ड्यूरेशन है, दोनों 2 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ देखा क्लास 9th में, एमयू में क्लास 9th में भी आता है, तो क्लास 9th में बायोलॉजी में आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि सेल जो चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आपका डाइवर्सिटी जो चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा टिश्यूज़ अगर हम बात करें, या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा कम रहता है। इसी की तरह अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में आपका जो चैप्टर, जो फोकस चैप्टर रहता है, वो लाइफ प्रोसेसेस रहता है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हेरिडिटी वाला पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। तो अब हमें बायोलॉजी में ये पता चल गया कौन से चैप्टर के को हमें मेन फोकस करके उनको टारगेट करना है, जिससे कि हम बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 9th क्लास का, और सिर्फ आज हम उसके ब्रीफ में जाएंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आप कितना कर पा रहे हैं। अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो हम कम टाइम में भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए फोकस करिए उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, चैप्टर्स पे जिसका वेटेज ज़्यादा है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एक ओवरव्यू है सेल चैप्टर का, जिसमें कि हमारे यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन। आपको मालूम है कि ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज हैं।
इन्हीं से मिलकर एक सेल तैयार होती है। तो अब हम इनके थोड़े थोड़े डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट है आपके पास क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर जो होता है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और डबल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर बनाती हैं आपका न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर यहाँ पे एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। ठीक, यहाँ पर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर, ये जो स्पेस बचा है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। इसी स्ट्रक्चर से यहाँ से अराइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो पोर्शन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है, ये कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारी कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा था, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या अराइज होगा, न्यूक्लियस से अराइज होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने रफ क्यों कहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे फर्दर एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको स्मूथ क्यों बोला जाता है, स्मूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इस टाइप के राइबोसोम को, इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ आपका, RER,
कौन सा हुआ, RER, और ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ आपका, SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट मटेरियल करेगा, यहाँ से जो भी न्यूक्लियस जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा आगे फर्दर ऑर्गेनेली के पास। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है आपका साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का मतलब कि सेल का स्केलेटन बनाना, एक तरह के स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना, उसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है आपकी राइबोसोम, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करना। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से राइबोसोम का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कौन सी है, ये है आपका स्मॉल सब यूनिट। दूसरी ये जो बड़ी वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। अगर हम 70S की बात करें तो इसके अंदर भी दो टाइप की दो सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। 70S टाइप में कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी, स्मॉल सब यूनिट होगी आपकी 30 और लार्ज सब यूनिट होगी कौन सी 50, ठीक है। अगर हम 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें तो इसमें भी दो सब यूनिट प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होगी आपकी, लार्ज सब यूनिट होगी 60 और यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होगी बताइए 40, ठीक। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है वो दो टाइप का होता है, एक 70S टाइप का और एक 80S टाइप का। और 70S टाइप के दो सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, एक में प्रेजेंट होगी कौन सी, स्मॉलर वन कौन सी होगी 30S और लार्ज वन कौन सी होगी 50S, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है एक टाइप का राइबोसोम। जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और 70S का भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा टाइप राइबोसोम का प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो हम कौन सा टिक करेंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो उसमें दोनों टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S भी और 20S भी। तो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसके ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। It contain digestive enzymes, different type of digestive enzymes present होते हैं, 40 different type of digestive enzymes इसके अंदर present होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। एक्टिव ओनली इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंडीशन। कितना pH चाहिए इनको, pH 4 to 5 pH पर ही ये एक्टिवेट होते हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोले, एसिड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब जो एनर्जी डेवलप होती है वो कौन से ऑर्गेनेली में डेवलप होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम मेंशन कर दें, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन
और ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। ये स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स में यहाँ पर ये किस में हेल्प करते हैं, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो पोर्शन होता है उसे एक मैट्रिक्स बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका सर्कुलर, ये है आपका राइबोसोम, और ये है आपका क्या, सर्कुलर डीएनए। ठीक, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपके क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है आपका प्रोटीन के सिंथेसिस करना। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करना। तो यहाँ पर जो आपका सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, वो कौन करता है, राइबोसोम का। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। मतलब ऐसी ऑर्गेनली जो कि अपना खुद का प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके और खुद का डीएनए जिसके पास हो, उस टाइप के ऑर्गेनली को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनली विच इज नोन एज प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल्स में इट इज एब्सेंट और प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट। ठीक, अगर हम प्लास्टिड्स का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन होता है। अगर डबल और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनली प्रेजेंट हो, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये जो स्टिक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है जो कि किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। जहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, जहाँ पर क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यही सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं इन प्लास्टिड्स, इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि दो ग्रेना को जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिले। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का सिंथेसिस होगी, इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप के ऑर्गेनली को हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि किचन में क्या बनता है, खाना बनता है, और यहाँ पर प्लांट्स के केस में खाना कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनली जो कि है वैक्यूल। वैक्यूल कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और कैसा होता है,
इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड जो इसके अंदर फिल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल सैप बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो वैक्यूल है वो किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वाटर बैलेंस करना। ठीक, तो इसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन में हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को, जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं। वो होते हैं आपके क्या, सेल ऑर्गेनेलीज। इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट आता है आपका सेक्शन, एक ऑर्गेनेली और आपका यहाँ पे रह गया, जो कि है आपका क्या, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ज़रा देखिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस शेप में होता है, और ये किससे कनेक्टेड होता है, ये होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके अंदर दो फेजेस होती हैं, एक मैच्योरिंग फेज कहलाती है और एक कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्मिंग फेज, या फिर एक मैच्योरिंग फेज और एक होती है फॉर्मिंग फेज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ से अराइज होगा, ये अराइज होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये वाला पोर्शन किधर होगा, ये सिक्रीटरी फेज होगा, और यहाँ से ये क्या सिक्रीट हो रहे हैं, सिक्रीटिंग लाइसोसोम। गोल्जी एपरेटस किसको सिक्रीट करता है, लाइसोसोम को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, दो एक तरह से साइड्स होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी मैच्योरिंग फेज। तो मैच्योरिंग फेज कौन सा फेज होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज, ठीक है। और एक होता है आपका फॉर्मिंग फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेज। ठीक, तो यहाँ पे दो फॉर्म्स होती हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो मैच्योरिंग का मतलब क्या होता है, मैच्योरिंग का मतलब होता है जब जो भी आपका सब्सटेंस है, जब वो मैच्योर हो गया है तो वो सिक्रीट होना है उसको। तो जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है, जैसे कि यहाँ से लाइसोसोम, इस फेज से लाइसोसोम सिक्रीट हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ आपका, मैच्योरिंग फेज का। तो ये वाला कौन सा होता है, ट्रांस फेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेज। ठीक है, तो दो फेजेस होते हैं आपके, एक मैच्योरिंग फेज और जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस फेज। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है आपका कॉनकेव, ठीक है। और फॉर्मिंग फेज का कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका कॉन्वेक्स शेप होता है और इसका कॉनकेव होता है। ये फॉर्मिंग फेज होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, सिस। ये मैच्योरिंग फेज जो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो यहाँ पर जो आपका मैच्योरिंग फेज होता है, वहां से क्या सिक्रीट करता है, ये लाइसोसोम, ठीक। तो गोल्जी बॉडी का जो गोल्जी एपरेटस है, इसका और फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मेन सिक्रीशन करना, मेन सिक्रीटरी अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम का। इसका और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनको लिखें तो फर्स्ट फंक्शन जो है इसका वो क्या है, सबसे पहले है इसका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट इसका होता है आपका सिक्रीशन, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन है। सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होता हुआ प्रोटीन या लिपिड रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की तरफ आ रहा है, और वो किधर से कौन से ऑर्गेनली जुड़ी हुई है, गोल्जी बॉडी का। तो सबसे पहले जो प्रोटीन और लिपिड आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनका
पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद वो आगे फर्दर सिक्रीट हो जाएगा। तो सिक्रीशन कौन करता है? गोल्जी एपरेटस उसको सिक्रीट करता है। ठीक, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि गोल्जी बॉडी से किसका फॉर्मेशन होगा? लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए यहाँ पर ये एक और इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेल वॉल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है वो भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। तो ये आपके सभी ऑर्गेनली हैं जो कि हमने अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड था वो किसने दिया? यहाँ पर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया पुरकिंजी ने। किसने दिया? पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। अब यहाँ पर मेन वर्ड है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कहते किसे हैं? अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, तो सेल में से अगर हम सेल वॉल को माइनस कर दें, अगर हम सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें, उसको हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा जो प्रोटोप्लास्ट। ठीक, अगर हम प्रोटोप्लास्ट में से नॉन लिविंग को माइनस कर दें, नॉन लिविंग को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा। ठीक है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दें तो साइटोप्लाज्म बचेगा। अगर साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा जो सोल। ठीक है, तो अगर हम सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अगर हम प्रोटोप्लास्ट में से नॉन लिविंग चीज़ों को निकाल दें तो हम हमारे पास जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेली को भी रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोसोल कहेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि प्रोटोप्लाज्म किसने जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म इज गिवन बाय पुरकिंजी। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल वूज 1977 divided Monera into which category? आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया या आर्की? यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया? या यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ल वूज कौन है। कार्ल वूज वो है जिन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली जो मोस्ट स्टडीड या मोस्ट वेल नोन जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है आपका? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटाकर ने दिया था। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटाकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जिन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए? सबसे पहला दिया इन्होंने मोनेरा, नेक्स्ट प्रोटेस्टा, नेक्स्ट फंजाई, नेक्स्ट प्लांटे, एंड द लास्ट वन इज, 5th वन इज एनिमिलिया। ठीक, तो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि R.H. विटाकर ने दिया। अब हम बात कर रहे हैं 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो कि किसने दिया? कार्ल वूज ने दिया।
और इन्होंने मोनेरा को, ये सारे के सारे सेम थे कार्ल वोल्ज के क्लासिफिकेशन में, बट इन्होंने मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया, इन्होंने मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में थे आपके आर्की बैक्टीरिया और दूसरे में थे इनके यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की का मतलब होता है फॉल्स बैक्टीरिया और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में मोनेरा को डिवाइड किया किसने, कार्ल वोल्ज ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल ऑर्गेनेलीज in which cell organelles the complex sugar may be made from simple sugar। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम सिंपल शुगर। अभी हमने एक ऑर्गेनली पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो उसमें मॉडिफिकेशन होता है ना, तो वो कौन सी ऑर्गेनली थी, वो थी आपकी गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस में हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, सबसे पहले मॉडिफिकेशन और उसकी पैकेजिंग करता है और उसके बाद उसको सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है सिंपल शुगर से, वो कौन सा ऑर्गेनली है, यस दैट इज ऑब्वियस गोल्जी एपरेटस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम कैसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, है ना। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज प्रपोज्ड बाय whom। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है, जो पहले से एग्जिस्ट करी हुई है सेल, उससे दूसरी सेल का जो अराइज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उससे जो दूसरी सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो किससे हुआ है, उसकी पहली वाली सेल से हुआ है। तो इसीलिए उसको हमने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जांपल इन केस अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर लेते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो अमीबा है इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ और कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, फ्रॉम दिस प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का जो अराइज हुआ है, ये जो स्टेटमेंट दिया ये किसने दिया, दैट इज गिवन बाय विर्को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cell organelle help to keep the cell clean by digesting any foreign material। foreign material का मतलब क्या है, जो बाहर से है, जो बाहर वाले हैं, जो बाहर वाले मटेरियल है, सेल से अलग है वो, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन मटेरियल। तो यहाँ पर ऐसे कौन सा ऑर्गेनली है जो कि फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है और सेल को क्लीन रखता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा है, इसका आंसर है लाइसोसोम। क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है इसीलिए किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपका इसको हम बोलते हैं सेलुलर डेब्रिस रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ सेलुलर डेब्रिस। मतलब सेल के अंदर जितना भी फॉरेन मटेरियल होता है, जितना भी वेस्ट होता है, दैट इज रिमूव्ड बाय विच ऑर्गेनली, सेल लाइसोसोम। ठीक, क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो कलरलेस होगा तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, बहुत सारी चीजें स्टोर होंगी, जैसे कि फूड स्टार्च का स्टोरेज करेगा, प्रोटीन का स्टोरेज करेगा, या फिर लिपिड का स्टोरेज करेगा। तो ये फंक्शन किसका होता है, ल्यूकोप्लास्ट का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज लाइसोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मतलब प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, तो वो किस में डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में चेंज होता है, सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है,
अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जब अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जब हम प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, जब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान से करना होता है जहां पर आपका ये वर्ड आ जाता है नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलीज, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, ऐसा ऑर्गेनेली जो कि यूनिसेलुलर नहीं है। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन, है ना, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से नहीं बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा इज यूनिसेलुलर, है ना, और जो ईस्ट है वो भी ओनली यूनिसेलुलर है, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनली, only unicellular in fungi kingdom, only unicellular organism in fungi kingdom। फंजाई यूजुअली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट ही है ऐसा जो कि किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है और यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पर पैरामीशियम भी आपका किसका पार्ट है, यूनिसेलुलर का, है ना। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन है, हाइड्रा, जो कि कैसा होता है आपका मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस। एटीपी कैसे बनती है, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या होता है, एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, जिसके बाद एटीपी मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम एटीपी का ब्रेक डाउन करें, जब हम एटीपी को तोड़ते हैं तो क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की। जब हम एटीपी का ब्रेक डाउन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और यही एटीपी यूज होती है बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि जब एटीपी का ब्रेक डाउन होता है तो वही एनर्जी रिलीज होती है वही सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी। इसीलिए उसको हमने क्या बोला, एंडोथर्मिक, मतलब जिसमें हम एनर्जी लेते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो इसीलिए उसमें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। सबसे पहले ऑप्शन है आपका 50S प्लस 70S, दूसरा है 30S, नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास 60S और 40S, नेक्स्ट थर्ड 50S एंड 40S, और फोर्थ ऑप्शन है 60S एंड 30S। तो बताइए किसमें राइबोसोम की जो सब यूनिट है वो कौन सी प्रेजेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम अभी हमने डिस्कस किया था। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स के अंदर कौन सी दो सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, यस 50S एंड कौन सी सब यूनिट प्रेजेंट होती है, 50S एंड 30S। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे सेल्स चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए प्रोडक्टिव रहे ये सेशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर आपके साथ आएंगे,
और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे कि मैथ्स है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी चैप्टर्स के भी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी आप इन सब चीज़ों को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। हमारा ऐप भी है, द हिंद गुरु एकेडमी ऐप, तो आप वहाँ से भी इन पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।